तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST बाई अनुपम सर पर। आज की जो ये क्लास है हमारी मॉडल पेपर पर है। आज का ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गया है, इसलिए हम कुछ मॉडल पेपर भी करते चलेंगे। इसलिए आज की जो हमारी पहली क्लास है ये पहला मॉडल पेपर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब सीटेट के एग्जाम में आ भी चुके हैं, और बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्या केंद्र बिंदु है बाल मनोविज्ञान का? जो हम शिक्षण या CDP जो है या बाल मनोविज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसमें केंद्र बिंदु हमारा क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है अच्छा शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, चौथा विद्यालय। क्या है? सभी लोगों को पता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? NCF के अकॉर्डिंग, NCF 2005 के अनुसार क्या है हमारा केंद्र बिंदु क्या होगा बाल मनोविज्ञान का? तो इसका जो आंसर सही होगा जल्दी से जवाब दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 2। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? 2 बालक। बालक क्या है? हमारा केंद्र बिंदु है। बालक हमारा जो है वो केंद्र बिंदु है हमारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। यानी कि जो शिक्षा होती है हमारी, जो हम शिक्षण कार्य करते हैं कक्षा में, वो हम किसके अनुसार करेंगे? बालक के अनुसार करेंगे। बालक जो चाहता है, जैसा सीखना चाहता है उसको हम वैसा सिखाएंगे। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका बताइए। ये पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा 4। इसका आंसर सही होगा, क्योंकि मशीनी प्रक्रिया नहीं है विकास के पूछ रहा है। विकास का सिद्धांत नहीं है, तो क्या नहीं है? मशीनी प्रक्रिया हमारा नहीं है। इसलिए विकास जो होती है वो मशीनी प्रक्रिया नहीं होती है, वर्तुलाकार होती है। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी धीमी, कभी तेज होती है, इसलिए इसे वर्तुलाकार कहते हैं। कभी कभी ये सिंबल बन के आ जाता है एग्जाम में कि ये विकास की गति हमारी कैसी होती है, तो क्या होती है? वर्तुलाकार होती है। विकास क्रमबद्ध होता है, सही बात है। विकास निरंतर चलता है, यानी कि गर्भावस्था तक से लेके मृत्यु तक चलता ही रहता है, पूरा जीवन पर्यंत विकास होता ही रहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आंसर हमारा जो होगा वो 4 नंबर हमारा सही आंसर होगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्या सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट में ज्यादातर नहीं करके क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन भी वहां होता है, वहीं पर आंसर हमारे गलत होते हैं। तो ये देखिएगा क्या कह रहा है। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा कह रहा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। क्या नहीं है बताइए जरा, क्या नहीं है? सहसा अवस्था में पूछ रहा है, तो सहसा अवस्था में कौन सी विशेषता मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 4, क्योंकि सीखने की तीव्रता जो बच्चे में सहसा अवस्था में बहुत तेज होती है, जिज्ञासा भी बहुत प्रबल होती है सहसा अवस्था में। अनुकरण द्वारा छोटा बच्चा हमेशा देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया भी है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि छोटा बच्चा सहसा अवस्था में चिंतन नहीं कर सकता है, चिंतन नहीं कर पाता है ठीक से, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा चौथा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है?
निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, यानी कि यंत्रों के द्वारा याद करना। दूसरा क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा कह रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। चौथा कह रहा है अनुकरण, नकल और दोहराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जरा, ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, इसलिए प्रभावशाली माध्यम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि यंत्रवाद याद तो कराने को एकदम निगेटिव ही मानते हैं हम। याद करना एकदम कहीं भी ऑप्शन में लिख जाए और डायरेक्ट उसको गलत आंसर है वो हमारा सही नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा सी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना यहाँ पर बहुत सकारात्मक है। पियाजे ने भी कहा है कि जो हमारा बालक होता है वो क्या होता है? नन्हे वैज्ञानिक होता है, वो खोज करके हमेशा सीखता है, खुद से सीखता है, इसलिए इसे हमेशा खोज करके कोई भी ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन में से कहीं भी दिख रहा है कि बच्चा खोज करके सीख रहा है या अवसर दिया जा रहा है उसे सीखने का, या वो खुद से करके सीख रहा है, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही माने जाते हैं। इसलिए इसका जो मतलब अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अनुकरण तो यहाँ पर तब भी मतलब ठीक था कि देख के सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द आ गया नकल करके, ये गलत हो जाएगा। दोहराना ये भी गलत हो, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सही होगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है शर्मिंदगी ... पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है शर्मिंदगी ... करके दिया हुआ है। आगे देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला शर्मिंदगी का संज्ञान में से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभाव बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? शर्मिंदगी के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 2। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दूसरा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है अपसारी चिंतन, या अति सक्रियता, या सतर्कता। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सृजनात्मकता की पहचान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 2 अपसारी हो जाएगा। सृजनात्मकता में 2 चिंतन आते हैं, अभिसारी और अपसारी। कौन से 2 चिंतन आते हैं इसमें? सृजनात्मकता के क्या कौन से चिंतन है? 2 चिंतन है, अपसारी चिंतन, यहाँ लिख देते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन है ना, अपसारी चिंतन, अपसारी या अपसारी चिंतन। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन है। इन पे 2 लक्षण आते हैं। अपसारी में क्या होता है? जो हमारा बालक होता है वो कई तरीकों से किसी चीज को सोचता है, इसे आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं। अपसारी को हम डिब्बा बंद बॉक्स भी कहते हैं, क्लोज बॉक्स भी कहते हैं। ऐसे ऐसे करके नाम करके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए एक क्लास लेके आएंगे सृजनात्मकता पर, और अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या है। तो इसका अभी जान लेते हैं सिर्फ इतना कि इसका ऑप्शन जो है वो अपसारी चिंतन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम कठिनाई में जूझते
जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता बनाना। चौथा कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, जटिल संरचनाओं का प्रयोग ही नहीं करना ना, जटिल है, कठिन है, दृढ़ता है, इन चीजों जैसे शब्द अगर ऑप्शन में दिए हैं तो हमेशा नकारात्मक शब्द होते हैं, निगेटिव वर्ड्स माने जाते हैं, इसलिए ऐसे ऑप्शनों हमारे गलत हो जाते हैं। ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है? पहला ऑप्शन है हमारा भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और मनोगत्यात्मक बुद्धि। कौन सा आंसर इसका सही है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो हमारा क्या है? दूसरा, क्योंकि गणित हमेशा तार्किक बुद्धि, गणित में क्या होता है? हमेशा तार्किक बुद्धि। चाहे गणित की भी पेडागोगी आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर गणित की पेडागोगी भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी अगर गणित से संबंधित कोई चीज आ रही है, मतलब गणित में बच्चा कैसा निपुण है, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा क्या ऑप्शन होगा? तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गणित पूछ रहा है इसलिए। और एक चीज और बता दूं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन भाषा से पूछते हैं तो भाषा यानी कि भाषा पठन ऐसे ऑप्शनों को टिक करते हैं। गणित पूछ रहा है इसलिए तार्किक बुद्धि इसका सही आंसर होगा। आंसर नंबर सही हो जाएगा इसका दूसरा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। विद्यालय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो क्या कह रहा है? रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तीसरा बीजगणित पढ़ाना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है परिकलन व मापन पढ़ाना। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। गणित शिक्षण से पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर नंबर सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 करिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी है? इन 4 ऑप्शनों में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है। क्या? सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है। दूसरा है बैठने की व्यवस्था तय है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला देखिए, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और साफ साफ आंसर पता चल रहा है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होगी। एनसीएफ में हमने पढ़ा भी है ये चीजें कि क्या होती है हमारी प्रगतिशील, हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए, इसकी विशेषता क्या होती है, हम कैसे बालकों को पढ़ाएंगे। ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही, ओहो कहाँ चला गया, 1 मिनट,
इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इसका ऑप्शन नंबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षिका, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ के सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। बच्चा क्या कह रहा है, सीखने के अवसर प्रदान कर रही है, वो उनको खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, करके सीखने पर प्रोत्साहन दे रही है, इसलिए क्या है, उनको अवसर प्रदान कर रही है खुद से सीखने का। इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा, यही होती है हमारी प्रगतिशील शिक्षा की कक्षा। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच में संबंध बनाने से बचें। देख रहे हैं कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। तीसरा कह रहा है, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर। चौथा ऑप्शन कह रहा है, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। बताइए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सही होगा इसका दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर सही है। क्योंकि ये यहाँ कह रहा है कि बीच में संबंध बनाने से क्या बचे, नई जानकारी, यानी कि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने में क्या कह रहा है, संबंध बनाने से बचें। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, है ना। अवधारणा शब्द आया, अवधारणा शब्द हमारा बहुत सकारात्मक शब्द होता है, अवधारणा है, अवसर है ना, ये ऐसे सीखना है, खुद से बच्चा सीख रहा है। खोज शब्द जो हमारे होते हैं बहुत सकारात्मक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, दूसरा, अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। और ये ऑप्शन बिल्कुल, और ये देखिए ये तो मूर्त और जटिलता का कहीं भी प्रयोग है, ये तो गलत ही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, दूसरा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिनमें व्यक्ति को कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तीसरा कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चौथा ऑप्शन है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या सही होगा, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता। ऐसे कठिन कठिन वर्ड दे देते हैं कि पढ़ने में भी जबान लड़खड़ाती है हमारी। क्या है, तो समझ पर आधारित है। बताइए इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, कोहलवर्ग के अनुसार। कोहलवर्ग के अनुसार इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। आपको बताया भी है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, क्योंकि आदर्श मतलब बच्चे को क्या है, हम यहाँ पर जो सिखाते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अगर छोटा बच्चा है उसे हम नैतिकता का विकास करना है, अगर उसे गुड बॉय बैड बॉय मतलब ये काम कर लो आप बहुत अच्छे लड़के हो, तो वो उस काम को तुरंत करेगा। बहुत अच्छे लड़के हो, थोड़ी सी कक्षा में अगर आप क्लास में हैं, थोड़ी सी बच्चे की तारीफ कर दें तो वो उस काम को जरूर करेगा और अगली बार उस काम को बहुत बेहतर ढंग से करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा इसमें, नैतिक कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं।
बच्चों के शारीरिक विकास में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास की सटीकता में विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक व्यवस्थित और एक अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 4 इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि क्या है, हर बालक अपने अपने में विभिन्न है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। तो क्या होता है, एक व्यक्तिगत और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में पहले होती है, किसी में बाद में होती है, किसी में थोड़ी होती है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीमे सीखता है ना। तो हर बच्चा, हर बालक और हम और आप सब लोग एक दूसरे से भिन्न है, इसी को कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित, अंतः संबंध का सिद्धांत से संबंधित है, अंतः क्रिया का सिद्धांत से संबंधित, या एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है। ये सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं थ्योरी वाली क्लास पे। ये सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं, ये सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम थ्योरी वाली क्लास पे। तो आप बताइए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसका आंसर जो सही होगा वो आंसर नंबर सही हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि विकास निरंतर हमारा चलता रहता है, ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पढ़िए जरा इसे। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है। तनाव, दूसरा ऑप्शन पिछड़ापन, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा तीसरा, क्या, डिसलेक्सिया। क्या, डिसलेक्सिया। इसको भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी वाली क्लास पे, है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को, चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये अधिगम अक्षमता से ये क्वेश्चन है, तो डिसलेक्सिया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशीलता ... के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। एक, संसाधन समृद्धि, वातावरण के कारण। दूसरा कह रहा है सफल माता पिता। तीसरा कह रहा है एक अनुशासित दिनचर्या या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक और वातावरण यानी कि हमारे पर्यावरण के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जो बच्चे के प्रतिभाशीलता का कारण होता है। यानी कि उसका जो जीन्स है, जो माता पिता से उसे मिले हैं वो, और जो वातावरण मिल रहा है, उनके बीच अंतःक्रिया करके दोनों के बीचों में संबंध बनाता है। इसे कह सकते हैं कि जी फैक्टर यस फैक्टर करके वो माना जाता है, जी और यस, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी का अध्यापक का अनुपात क्या होगा।
यदि संख्या 200 से कक्षा में अधिक है, कक्षा 1 से 5 तक, ये पूछ रहा है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से, अच्छा एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करे उन्हें आप या तो सर्कल से गोला कर दिया करें या अंडरलाइन कर दिया करें, ताकि पता चले कि वो कंफ्यूजन ना हो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है, ये चीजें क्लियर हो जाए। ये कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देश में किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, कितने से, 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा। इसकी क्लास भी हम थ्योरी वाली कर चुके हैं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वे वहां जाके देख सकते हैं। अब इसका आंसर बताइए। 30, 40, 45, 50, क्या ऑप्शन सही होगा। 200 से अधिक है इसलिए पूछ रहा है, 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर जो इसका होगा वो दूसरा, क्या, 40, क्या 40 आंसर सही हो जाएगा। 40 और 1 का अनुपात होगा, और अगर 200 से कम है तो किसका अनुपात होगा, 1:40, यानी कि 40 बच्चों पर 1 अध्यापक, 40 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा अगर 200 से अधिक है, और अगर 200 से कम है तो कितना होगा, तो 1:30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1:30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कक्षा में सृजनात्मकता और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेह होने पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन क्या सही होगा, प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो 4 होगा। 4 इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 4 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक उत्तम कक्षा कक्ष का शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त में से सभी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए, जरा कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, इसका सही ऑप्शन होगा। चौथा क्यों होगा देखिए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, यानी कि जिज्ञासा, छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाएगा। अगला देखिए, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा देखिए, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों से सम्मिलित करता है, यानी कि उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाता है, इसलिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। 4 अवस्थाओं में होता है। इनमें 7 से 14 वर्ष आयु के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं बताइए। क्या कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार ये कह रहा है, इसने ये भी बता दिया है कि उन्होंने क्या किया है, 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, और ये केवल 7 से 14 वर्ष की आयु की अवस्था को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संक्रियान अवस्था, मूर्त संक्रियान अवस्था, या औपचारिक संक्रियान अवस्था। ये बताइए
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ चुके हैं हम ये, इसलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियान अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे यहाँ कार्य अवस्था लिखा है, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे क्या कह रहा है? एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों में किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं? बताइए। आप लोग टीचिंग करने कभी गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन जो बीएड और बीटीसी कर रहे होंगे उनकी टीचिंग हुई होगी, तो वो लोग गए होंगे। और अगला मौका तो आप लोगों को सीटेट पास करके फिर लिखित परीक्षा पास करके आप लोगों को स्कूल पर ही मिलेगा बच्चों को साथ पढ़ने या पढ़ाने का या सीखने का। तो मिलके बच्चों के साथ जो सीखते हैं, हमारा शिक्षण कार्य होता है, वो मौका आपको तभी मिलेगा। लेकिन जब हम ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं, तो भी हमें ये मौका मिलता है। जैसे एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों को किस प्रकार निपटेंगे, मतलब हमारे कक्षा में जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, मेरी भी क्लास में ये चीज़ें हमेशा होती हैं कि जब मैं कक्षा में पढ़ा रही होती तो कुछ बच्चे हमारे क्लास में ऐसा होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने क्या बोला कि हर बालक अपने आप में विभिन्न है। हर बालक क्या होता है? अपने आप में विभिन्न होता है। कुछ में कुछ मंदबुद्धि होंगे, कुछ तेज होंगे, कुछ बहुत सारे तेज होंगे, कुछ सामान्य बालक भी होंगे जो मीडियम तरीके से सीख रहे होंगे, कुछ उद्दंड बालक भी होंगे, कुछ समस्यात्मक बालक भी होते हैं। तो हर तरह का बालक होते हैं हमारी कक्षाओं में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा की सीट पे पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। आप उन्हें कितना भी बोल लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, वो नहीं सुनते हैं। तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, आप ये बताइए। बताइए जरा कैसे निपटेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा दे रहा है, उनकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करके, या उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। बताइए, बताइए क्या करेंगे? कि डांट के कह देंगे सीधे कक्षा से बाहर जाओ, हटाओ? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उनकी उपेक्षा करेंगे नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे, गलत ऑप्शन हो जाएगा। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं शिक्षण कार्य करा रही हूँ वो बच्चों को क्या लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, या मेरा जो सिखाने का तरीका है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा नाम का एक शब्द होता है मनोविज्ञान में। समावेशी शिक्षा हमारी क्या होती है कि विभिन्न तरह के बच्चों के साथ विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से एक ही कक्षा में हम शिक्षण कार्य करते हैं, वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। अगर हम बच्चे को यहाँ कक्षा से बाहर कर देंगे तो वो शिक्षा हमारी जो है समावेशी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चों को बाहर नहीं कर सकते, हम एक ही साथ बिठाएंगे, लेकिन पद्धतियाँ हमारी भिन्न भिन्न होंगी। हो सकता है कुछ बच्चों को इस तरीके से समझ में आ रहा है, उनको किसी और तरीके से हमें समझाना पड़े क्लास में। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? चौथा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। क्या? 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो सबका आंसर सही होगा, सबको पता भी होगा। जैसे कि सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा पहला, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे छोटे वाक्यों को हम कब बोलते हैं? जब बच्चा बोल नहीं पाता है, छोटा सा होता है, सहसावस्था में। और 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सहसावस्था, है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार, क्या ऑप्शन सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो क्या होगा, तीसरा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा किसने कहा था, लेव वाइगोस्की ने कहा था। इसी का जस्ट उल्टा किसने कहा था, पियाजे ने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास दोनों ने दिया है, लेव वाइगोस्की और पियाजे ने, दोनों ने दिया है। दोनों में अंतर क्या है ये वाइगोस्की वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों के संज्ञानात्मक विकास में जरा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तीसरा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर दीजिए। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है हमारा, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पूछ रहा है इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पूछ रहा है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा दूसरा, साफ साफ दिख रहा है। वर्गीकृत तो नहीं करना ना, वर्गीकृत नहीं करना, हमें बच्चों को अलग अलग थोड़ी ना करना है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, केवल शब्द आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, हमेशा नकारात्मक होता है। केवल क्या पाठ्य पुस्तक को ज्ञान को स्रोत का उपयोग करता है, नहीं। अध्यापक, ये ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दूसरा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक मतलब हर एक बच्चे के, वो बच्चा कोई भी है क्लास में, चाहे मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, है ना, सामान्य वालों कोई भी हो, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत उसकी जो समस्या है आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी कि उसकी समस्याओं को समाधान करते हुए करता है, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, जहां हम बच्चे को केंद्र में रख के सिखाते हैं कि बच्चा कैसा सीखना चाह रहा है। हर बच्चा अपनी अपनी तरीके से भिन्न होता है, इसलिए हम उसको वैसे ही सिखाएंगे जैसा जो बच्चा सीख पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तथा प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन। अगला ऑप्शन देखिए, आवासीय विद्यालयों को खोलना और बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंड या अपराध बनाया जाए। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना, उन्हें कानून दंड, छोटे बच्चे क्या जाने, और अगले दिन आपने दंड दे दिया वो आएंगे ही नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और नियुक्ति किया जाए, प्रतिदिन घर से लाने के लिए जाए, ऐसा कोई नियुक्त नहीं होता, क्योंकि इस समय यही चल रहा है हमारे स्कूल में। क्या चल रहा है, यही चल रहा है, बच्चे की उपस्थिति पर ही जोर है, और बच्चा नहीं आता तो पता है क्या करना पड़ता है, तो हो सकता है मैं आपको बता दूं कि क्या करना पड़ता है बच्चों की उपस्थिति के लिए। हम लोगों को अपने स्कूल में, मेरे स्कूल में क्या करना पड़ता है बच्चों की उपस्थिति, शायद आप लोग इसका आंसर सही आंसर दे दें, बताइए जरा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं और डेली अब क्या है, पहले कोई गूगल फॉर्म वगैरह नहीं जाता था, लेकिन अब क्या है विद्यालयों में से गूगल फॉर्म जाता है VSA ऑफिस कि आपके आज के बच्चे की उपस्थिति
क्या होगी। तो हमारा जो गूगल फॉर्म जाता है उसमें जैसे बच्चे कम, जिस दिन बच्चे कम होते हैं और क्लास वाइज क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उसके क्लास में बच्चों की परसेंटेज डाउन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभिभावकों से संपर्क करते हैं, हम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को नियुक्त किया गया है जो प्रतिदिन घरों ले जाकर हम लोग हैं, हम ही ले जाकर आते हैं। कभी कभी तो जाना भी पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है फोन कॉल से करते हैं कि मतलब बच्चा आज क्यों नहीं आया। अगर कोई समस्या है तो उसको भी समाधान करके एक अभिभावक संपर्क हम रजिस्टर बनाए हैं, जिससे उसको नोट किया जाता है कि ये बच्चा इस कारण से विद्यालय में नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, है ना। इसका ऑप्शन आप पर छोड़ते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा, बच्चों के लिए क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 26। क्या, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। चौथा ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है लिंग भेदभाव से बचने का, बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सही होगा इसका तीसरा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान करना। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं 27 कर लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है, यह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, वो क्या होगा। पहला ऑप्शन डिस्लेक्सिमिया और डिस्मोर्फिया, डिस्लेक्सिया या शब्द जमलिंग विकार, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर सब लोगों को पता है क्या होगा, डिस्लेक्सिया होगा, क्योंकि बच्चा क्या होगा पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, सीखने में कठिनाई हो रही है, वो किसी भी चीज को उल्टा पढ़ रहा है या उल्टा देख रहा है तो उसको कठिनाई हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा क्योंकि वो 27 था, इसलिए क्या है 28। लेव वैगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। लेव वैगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट को, मानकीकृत परीक्षण या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका पहला, इसका सही ऑप्शन होगा सहयोगी प्रोजेक्ट होगा, यानी कि हम अपने समान सहयोगियों से सीख सकते हैं, समाज से सीख सकते हैं, संस्कृति से सीख सकते हैं, इसलिए सहयोगी प्रोजेक्ट होगा। ये लेव वैगोस्की के अनुसार पूछ रहा है ना, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका 30 क्या कह रहा है हमारा, अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग उनको नामित करें। तीसरा कह रहा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करें।
क्या ऑप्शन सही होगा बताइए, क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा तीसरा इसका सही आंसर है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन के समान और मानक तरीकों को, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करें, बच्चों को अंकों के आधार पर नामित नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नकारात्मक है हमारा। कठोर नियमों का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो रहे आज के हमारे पहले मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ आप लोगों के साथ, ठीक है। सभी को थैंक यू, राम राम, बाय बाय।